गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से कंफर्म करें आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते जा रहे हैं कंफर्म करते जाएं आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजेक्शन। प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजेक्शन चैप्टर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 आपका मर्जर और एक्विजिशन ट्रांजेक्शन के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से बेस क्रिएट करेगा। इसके जो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, बेसिक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि भाई मर्जर एंड अमलगमेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है। और इसके बाद जब हम इस चैप्टर को कवर अप करेंगे तो इसमें सर्टेन से प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे जो कि कंपनी एक्ट के प्रोविजंस हैं कि मर्जर और अमलगमेशन के दौरान एक सिस्टमेटिक लॉ का प्रोसीजर क्या हमें फॉलो करना पड़ता है। वो सारा एस्पेक्ट इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजेक्शंस। प्रोसेस का मतलब ही होता है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, ऐसे करके इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। अच्छा चैप्टर है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे कि हम प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मर्जर और एक्विजिशन प्रोसेस जो नॉर्मली प्रोसीडेड होता है कि भाई जब किसी एंटिटी को का मर्जर और एक्विजिशन हम कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमने स्ट्रेटजी बनानी होती है उससे कनेक्टेड। दूसरा, हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? कि जिस एंटिटी को हम मर्ज करने जा रहे हैं उस एंटिटी को मर्ज करने से हमें कुछ फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। पता चला मर्ज करने के टाइम पर कॉस्ट हमने ज़्यादा इनकर्ड कर दी, मर्ज करने के टाइम पर कॉस्ट हमने ज़्यादा इनकर्ड कर दी लेकिन बदले में रिटर्न नहीं मिला, तो इन दैट पर्टिकुलर केस समस्या क्रिएट होगी। इन दैट पर्टिकुलर केस समस्या क्रिएट होगी क्योंकि दूसरा हमने बात करी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब मर्जर और अमलगमेशन की बात करेंगे तो इन्होंने बोला कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होना चाहिए कि अल्टीमेटली जिस एंटिटी को खरीदने पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो क्या वो आपको बेनिफिट देगी या नहीं देगी। दूसरा, कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस। बहुत सारी जानकारी हमको डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली नहीं मिल पाती, हमको प्रोफेशनल अपॉइंट करने पड़ते हैं, एंटिटी का ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ता है। जब किसी एंटिटी का सिस्टमेटिकली ड्यू डिलिजेंस होगा उसके बाद हमको लॉट मोर एंटिटी के रिगार्ड में इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस मर्जर एक्विजिशन की डील के लिए कितना पेमेंट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है ड्यू डिलिजेंस के बाद पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क हमारे ऊपर आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर आने वाला है अगर इस एंटिटी को एक्वायर किया। तो ऐसे केसेस में हम उस ट्रांजेक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्यू डिलिजेंस से आपको टाइम टाइम पर लॉट मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट रहेगा बच्चों कंडक्टिंग वैल्यूएशन। जब जब हम मर्जर और अमलगमेशन ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो किसी बिजनेस को जो पेमेंट करने पड़ते हैं उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग तो उसका वैल्यूएशन भी कराना जरूरी हो जाता है, कंसिडरिंग द एस्पेक्ट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर एप्लीकेशंस। जब किसी एंटिटी को एक्वायर किया जाएगा तो लॉट मोर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर होते हैं, उस दौरान स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करना पड़ता है। मोर ओवर द इंट्रीगेशन इश्यूज आफ्टर द मर्जर एक्सरसाइज इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ। बोला एक एंटिटी को खरीदने के बाद अपनी एंटिटी के साथ कैसे मर्ज करना है, कैसे उसका इंट्रीगेशन करना है,
टेक्नोलॉजी को कैसे आगे हम लेकर के चलेंगे, और हमारे जो स्टाफ होगा, जो हमारी मैन पावर होगी, ह्यूमन रिसोर्स होगा, उनको किस तरीके से मर्ज करेंगे। इन सारे एस्पेक्ट्स को हमने फोकस करना पड़ता है जब जब मर्जर और एक्विजिशंस के बारे में बात करते हैं। तो मर्जर एंड एक्विजिशन जो प्रोसीड होता है उस दौरान हम ऐसे कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करके चलते हैं। आगे इन्होंने बोला प्री रिक्विजिट्स ऑफ द मर्जर एंड एक्विजिशंस। प्री रिक्विजिट्स का मतलब है कि ऐसी सारी चीजें होनी चाहिए, उसके बाद ही मर्जर और एक्विजिशन बेहतर तरीके से। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा एक दूसरे एंटिटी को अपने साथ इंटीग्रेट करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान के चलो एसबीआई का मर्जर उसकी सब्सिडरीज के साथ हुआ, तो हो सकता है सब्सिडरीज बैंक मैनुअली काम कर रहे हो, एसबीआई एक अलग सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है। तो अब दोनों आगे जाकर के दोनों के कस्टमर्स को हम कैसे टैकल करेंगे। सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक का मर्जर हुआ, सिंडिकेट बैंक की टेक्नोलॉजी अलग होगी, दोनों टेक्नोलॉजी को आपके अपने एक साथ कैसे जोड़ा जाएगा, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। यानी एक दूसरे को कनेक्ट किया जाना, इंटीग्रेट किया जाना। जनरली ये इंटीग्रेशन थिंग्स जो है सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बट जब दो एंटिटी जुड़ती हैं, मर्ज होती हैं, तो उनका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। उनके कस्टमर हमारे कस्टमर, उनका डील करने का तरीका हमारा डील करने का तरीका, उनके मैनेजमेंट का तरीका हमारे मैनेजमेंट का तरीका, सारा का सारा एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ मर्ज करना पड़ता है। उसमें सिमेट्री बनानी पड़ती है कि एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से सब मिलके काम करें। समझ में आया। आगे हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ द मर्जर एंड एक्विजिशन। भाई मर्जर और एक्विजिशन करने जा रहे हैं तो कुछ सर्टेन से एस्पेक्ट्स आप फॉलो करके चलोगे ही चलोगे। ये प्री रिक्विजिट्स के तौर पर कंसीडर करे जाएंगे। मतलब जब मर्जर और अमलगमेशन से या मर्जर और एक्विजिशन से कनेक्टेड ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये सारे फैक्ट्स आपके होने ही चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं। मतलब पहले ये काम होंगे, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पहला है ड्यू डिलिजेंस। जिस एंटिटी को खरीदने जा रहे हो उसका ड्यू डिलिजेंस कराओ। जब अब मुद्दा ये आता है कि सर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, बोला ड्यू डिलिजेंस की बात करेंगे तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एफर्ट्स होते हैं मेड टू गैदर ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट कैन इन्फ्लुएंस अ डिसीजन टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन और नॉट। यानी कि ड्यू डिलिजेंस से जो इन्वेस्टिगेटिंग एफर्ट्स जो लगाने वाले ड्यू डिलिजेंस के दौरान उससे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो मिलेंगे उसके बेसिस पर डिसाइड करोगे कि ट्रांजैक्शन में आगे आपको एंटर होना है या नहीं होना, होना है तो किस प्राइस पर होना है। जब ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस नॉट अ प्रिविलेज बट एन अनसेट ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टी टू द ट्रांजेक्शंस। बोला कि ये कहीं ना कहीं अनसेट ड्यूटी होती है। ड्यू डिलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बाद ही हम एक बेहतर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर पाते हैं। दूसरा बोला कि बिजनेस को खरीदने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, बिजनेस वैल्यूएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो बिजनेस का वैल्यूएशन तो हो ही जाना चाहिए। वैल्यूएशन से कहीं ना कहीं असेसमेंट होगा और ये एक तरीके से फर्स्ट स्टेप के तौर पर काम करेगा मर्जर और एक्विजिशन का। दिस स्टेप इंक्लूड द एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूएशन बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मार्केट वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी। जिसको खरीदने जा रहे हैं उसकी फ्यूचर और प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के बारे में कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा और उस बेसिस पर ही हम उसे पेमेंट कर सकते हैं। प्लानिंग एग्जिट की बात करेंगे तो इन्होंने बोला व्हेन अ कंपनी डिसाइड टू सेल इट्स ऑपरेशन इट हैज टू अंडरगो द स्टेज ऑफ एग्जिट प्लानिंग। बोला कि कंपनी किस तरीके से एग्जिट करने वाली है, तो अपनी एग्जिट प्लानिंग बनाएगी। द कंपनी हैज टेक फर्म डिसीजन एज टू व्हेन एंड हाउ मेक द एग्जिट इन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रॉफिटेबल मैनर। बोला ऐसा कौन सा तरीका होगा जब हम अपनी कंपनी को सेल आउट करेंगे, अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करेंगे। तो जब मर्जर और अमलगमेशंस की बात करते हैं या मर्जर्स और एक्विजिशंस की बात करते हैं या किसी भी रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम पर जहां पर एंटिटीज खत्म हो रही होती हैं, जहां पर एंटिटीज एक एंटिटी का कम से कम एंड होना तय है, तो ऐसे केसेस में प्लानिंग एग्जिट भी करना पड़ता है जो भी एंटिटी खत्म होने जा रही है उसको, कि हमारे लिए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को ट्रांसफर करें। स्ट्रक्चरिंग बिजनेस डील, आगे इन्होंने बोला इसके बाद ये सारी चीजें आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो बिजनेस डील है वो भी कहीं ना कहीं आपकी पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। आफ्टर फाइनलाइजिंग द मर्जर्स
and the exit plans. The new entity or the takeover company or the target company has to take initiative for marketing and creating the innovative strategy to enhance the business and its creditability. तो इन्होंने बोला जब जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरिंग बिजनेस डील, जब हमारी टारगेट कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फाइनल कर लिया, एग्जिट प्लान भी बना लिए हैं टारगेट कंपनी और न्यू कंपनी ने मिल करके, तो आगे जाके उन्हें एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे मार्केट में उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिले और साथ ही साथ में उनकी बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिले। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के लेके चलना है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। जो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली कंपनी टारगेट कंपनी चाहेगी उसे कंसिडरेशन ज्यादा मिले, तो एक्वायरिंग कंपनी चाहेगी, अमलगामेटेड कंपनी चाहेगी कि उसके जो शेयर्स की वैल्यू है, उसके पोटेंशियल है मार्केट में कहीं ना कहीं बेहतर होने चाहिए। स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन, इन्होंने बोला कि नेक्स्ट हमारा बात होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि भाई मर्जर और अमलगमेशन से पहले किन किन बातों को आपने ध्यान में रखना है, कौन कौन से फैक्ट्स आपने कंसीडर करके चलने हैं। तो इन्होंने बोला स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन, बोला इट इंक्लूड द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट, साइनिंग एग्रीमेंट, नेगोशिएटिंग द डील। इट ऑल्सो डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ द फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन टू। तो इन्होंने बोला स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इसमें एंटायर प्रोसेस शामिल होगा, जहां पर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने को लेकर के, एग्रीमेंट साइनिंग को लेकर के, नेगोशिएशन को लेकर के, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर शामिल होगा। तो स्टेजेस ऑफ इंटीग्रेशंस को भी आप फाइनल कर लेंगे भाई किस टाइम पर किस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन होना है। तो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस। शॉर्ट नोट के तौर पर इंपोर्टेंट है, टिक कर लो बेटा। 4 नंबर 5 नंबर में डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहां तक कंफर्म करिए बेटा, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, जल्दी से कंफर्म करो। इसके बाद हम बात करेंगे सम ऑफ की हाइलाइट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इंपैक्टिंग द मर्जर एंड अमलगमेशंस। सम ऑफ द की हाइलाइट्स, some of the key highlights of the Companies Act 2013 impacting merger and amalgamation। पहला है बेटा क्रिएशन ऑफ ट्रेजरी शेयर्स। फर्स्ट है बच्चों यहां पर क्रिएशन ऑफ ट्रेजरी शेयर्स। जब जब हम बात करेंगे ऐसे की हाइलाइट्स को लेकर के ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कहीं ना कहीं मर्जर और अमलगमेशंस को पर इंपैक्ट डालते हैं, तो क्रिएशन ऑफ ट्रेजरी शेयर दैट इज द होल्डिंग द शेयर इन इट्स ओन नेम और इन द नेम ऑफ ट्रस्ट whether on its own behalf or on behalf of any subsidiary or associate company is no longer permissible। जब जब हम बात करते हैं, इन्होंने बोला कि ट्रेजरी शेयर्स को हम क्रिएट नहीं कर सकते। जब मर्जर और अमलगमेशंस की बात करते हैं तो कोई भी एंटिटी शेयर होल्ड नहीं कर सकती अपने नाम में और इन द नेम ऑफ ट्रस्ट। आप इस चीज को ऐसे समझो, ट्रेजरी शेयर्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एक ए एंटिटी है दूसरी बी एंटिटी है और बी एंटिटी के 10% शेयर ए के पास पहले से थे, और मान के चलो बी एंटिटी को टेक ओवर कर लिया अब ए ने। अब होगा क्या, ए की तरफ से कंसिडरेशन दिया जाएगा, जो 90% शेयर होल्डर होंगे इनको तो पेमेंट कर दिया जाएगा और हो सकता है इनको इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में कंसिडरेशन दिया गया। लेकिन जो अपने वाले 10% थे, इसके लिए कंपनी खुद अपने आप को शेयर इशू नहीं कर सकती। अब कंपनी ने प्लान किया कि चलो जी हम ना करते अपने आप को इशू,
हम अपना एक ट्रस्ट बना लेंगे, उस ट्रस्ट को इशू कर देंगे, एक सब्सिडरी बना लेंगे, उसको इशू कर देंगे। ना जी ना, ये परमिशन आपको नहीं है। ट्रेजरी शेयर होल्ड नहीं कर सकते। ये एक कंपनी एक्ट 2013 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिएशन ऑफ ट्रेजरी शेयर इज नॉट परमिटेड, नो लॉन्गर परमिजेबल, कि हम whether on its own behalf or on the behalf of any its subsidiary या associate company is no longer permissible। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन टू द स्कीम कैन बी रेज्ड, किसी स्कीम को लेकर के जो ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है ओनली बाय द शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 10% स्टेक और क्रेडिटर होल्डिंग एटलीस्ट 5% of total outstanding debt as per the latest audited financial statement, thereby avoiding unnecessary delays। बोला जो आज के डेट में जो ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है वो 10% स्टेक रखने वाले शेयर होल्डर्स के थ्रू ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। 5% क्रेडिटर्स जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट्स होंगे उसका 5% होल्ड रखने वाले क्रेडिटर के थ्रू ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मान के चलो किसी का 10-20 हजार रुपए का कोई पेंडिंग पड़ा था, जो कंपनी का 0.001% था डेप्ट का, उसने भी ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, अननेसेसरी डिले हुआ जा रहा है। तो बोला ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी एक लिमिट हमने यहाँ पर सेट कर दी है, 10% है शेयर होल्डर्स के लिए और क्रेडिटर के लिए 5% है। वेलकमिंग स्टेप है। हालांकि इसका ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी है हमारे पास, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन का राइट भी है, माइनॉरिटी भी जा सकता है, उसको भी जस्टिफिकेशन मिलेगा, ट्रिब्यूनल में जा सकता है। बट अभी के लिए जैसे हम बात करते हैं तो 10% और 5% की लिमिट्स हैं। कहीं ना कहीं हमारे काम में प्रोसेस में तेजी आ जाती है। रेगुलेटर टू मेक रिप्रेजेंटेशन विद इन 30 डेज रिगार्डिंग द स्कीम। बोला जो रेगुलेटर्स होते हैं जो उस कंपनी से एसोसिएटेड है, उस कंपनी को रेगुलेट करते हैं, उनको 30 दिन के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। एल्स डीम्ड नो ऑब्जेक्शन और नो रिप्रेजेंटेशन ऑन द प्रपोजल ऑफ सच मर्जर और अमलगमेशन। मान के चलो रेगुलेटर डिले करे जा रहे हैं, रेगुलेटर डिले करे जा रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। अब बताओ ऐसे केसेस में मर्जर और अमलगमेशन तो यहां पर टल जाएगा ना, उसमें तो डिले होगा। तो बोलो रेगुलेटर्स को भी 30 दिन का टाइम दे दिया है, 30 दिन के अंदर अंदर या तो ऑब्जेक्शन रेज करो या अपनी रिप्रेजेंटेशन तो नहीं देते तो मान लिया जाएगा कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। डीम्ड नो ऑब्जेक्शन, डीम्ड एनओसी मिल जाएगी आपको। नो अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मर्जर बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स 100% सब्सिडरी और मर्जर बिटवीन द स्मॉल कंपनी बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल और टर्नओवर। बोला कि 100% होल्डिंग 100% सब्सिडरी कंपनी है, उसके साथ मर्जर करने जा रहे हो, ट्रिब्यूनल का रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ में मर्जर बिटवीन द स्मॉल कंपनीज के बीच में मर्जर हो रहा है, ट्रिब्यूनल का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल और टर्नओवर की रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ता है। मर्जर ऑफ इंडियन कंपनी विद द फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन सर्टेन जुरिडिक्शन इज अलाउड सब्जेक्ट टू आरबीआई रेगुलेशन और एफडीआई गाइडलाइंस। बोला कि इंडियन कंपनी का किसी फॉरेन कंपनी के साथ मर्जर अलाउड है। पुराने कंपनी एक्ट की बात करते थे तो फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो सकती थी, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज नहीं हो सकती थी। बट यहाँ बोला आरबीआई रेगुलेशंस और एफडीआई गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इंडियन कंपनी का मर्जर फॉरेन कंपनी के साथ हो सकता है। आगे इन्होंने बोला शेयर होल्डर वुड हैव एन ऑप्शन टू वोट फॉर द स्कीम थ्रू द पोस्टल बैलेट ई वोटिंग इन एडिशन टू वोटिंग फिजिकली एट अ मीटिंग। बोला शेयर होल्डर्स को एडिशनली जो राइट मिलेगा पोस्टल बैलेट के थ्रू, ई वोटिंग के थ्रू वोट डाल सकते हैं अगर वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो दीज आर द सम की हाइलाइट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इंपैक्टिंग द मर्जर एंड अमलगमेशन। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों ड्यू डिलिजेंस को लेकर के। व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस, इस एस्पेक्ट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं ड्यू डिलिजेंस की ओर। पहले सुना है कभी ड्यू डिलिजेंस आपने? ड्यू डिलिजेंस सर हमारे एक सब्जेक्ट का नाम है, हमने उसमें बहुत सारा ड्यू डिलिजेंस पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को दिया गया। एक आध 3-4 नंबर का ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है जनरली सीआर में भी।
टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस सॉरी आ जाता है, या फिर ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन को लेकर के आ जाता है। तो एक बार यहां पर भी इसे रिकॉल कर लेते हैं। ड्यू डिलिजेंस इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिजनेस और अ पर्सन प्रायर टू साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एक्ट विद अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ केयर। बोला किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, किसी के बिजनेस को परचेस करने जा रहे हैं, उससे पहले ये एक एक्सरसाइज होती है जहां पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं बिजनेस का या किसी पर्सन का। It can be it can be a legal obligation, but the term will more commonly apply to the voluntary investigation. बोला ड्यू डिलिजेंस कई बार लीगली भी कराना पड़ सकता है, ये लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, बट समटाइम जब हम बात करते हैं ड्यू डिलिजेंस को लेकर के तो मोस्ट कॉमनली ये वॉलंटरली होता है। जब हमको जरूरत होती है तभी हम ऐसा ड्यू डिलिजेंस करा रहे होते हैं। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द ड्यू डिलिजेंस इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, अगर हम बात करें डिफरेंट इंडस्ट्रीज को लेकर के ड्यू डिलिजेंस का जो कॉमन एग्जांपल है, अ कॉमन एग्जांपल ऑफ ड्यू डिलिजेंस इन द वेरियस इंडस्ट्री इज द प्रोसेस थ्रू विच अ पोटेंशियल एक्वायरर इन्वेस्टर evaluate a target company including its assets for an acquisition। बोला जब ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं तो इसका कॉमन एग्जांपल है कि जो हमारे पोटेंशियल एक्वायरर होते हैं या बायर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो टारगेट कंपनी को यहाँ पर कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे होते हैं, एवेल्युएट कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं बाय वे ऑफ प्रोफेशनल्स। द थ्योरी बिहाइंड द ड्यू डिलिजेंस होल्ड द परफॉर्मेंस of the type of the investigation contributes significantly to informed decision making by enhancing the amount and the quality of information available to decision makers। साथ ही साथ इन्होंने कहा by ensuring this information is systematically used to deliberate in a reflexive manner on decision at the end and all its cost benefit and risk। जब जब बोला कि हमने ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं तो थ्योरी बिहाइंड द ड्यू डिलिजेंस होल्ड परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि जब ड्यू डिलिजेंस होता है तो कहीं ना कहीं हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन और एक सही डिसीजन, एक बेटर डिसीजन ले पाने की कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है जिसके बेसिस पर डिसीजन हमारे प्रॉपर होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजन को लेते टाइम पर कॉस्ट बेनिफिट रिस्क सारे के सारे एस्पेक्ट्स की हमें जानकारी होती है, तो इटसेल्फ वो डिसीजन हम बेहतर तरीके से ले पाते हैं। टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस की बात करेंगे तो लीगल ड्यू डिलिजेंस हो सकता है, टैक्स ड्यू डिलिजेंस, आईपी ड्यू डिलिजेंस, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस, एचआर ड्यू डिलिजेंस। ये सारे के सारे ड्यू डिलिजेंस के टॉपिक हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर करे हुए हैं, अलग अलग हेड के तौर पर कवर करे हुए हैं, वही सारे एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों लीगल ड्यू डिलिजेंस में क्या होगा, एंटिटी के लीगल एस्पेक्ट्स को चेक किया जाएगा कि भाई लीगल में कोई ऐसा कोई इश्यूज तो नहीं है जहां पर हमको कोई हैवी पेनल्टीज वगैरह इम्पोज होने वाले हैं। तो लीगल ड्यू डिलिजेंस यूज टू इंश्योर दैट देयर इज नो लीगल इश्यूज इन बाइंग अ बिजनेस और इन्वेस्टिगेटिंग इन इट। जब जब यहां पर हम ऐसे ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल बायर जो होता है वो कहीं ना कहीं लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करवा रहा होता है या कर रहा होता है टारगेट फर्म के, जहां पर हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बोर्ड मीटिंग्स के मिनट हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो सकते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट और एनी अदर प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उस एंटिटी पर एप्लीकेबल अदर एप्लीकेबल लॉज को भी यहां पर कंसीडर करके चलेंगे। टैक्स ड्यू डिलिजेंस की बात करेंगे तो यहां पर हमें इंश्योर करना होता है कि कोई पास्ट की टैक्स लाइबिलिटीज तो फर्म पर पहले से कहीं ना कहीं मेंशन नहीं है, और कोई टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मटेरियल बड़ी मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं आपने कर रखी। तो ये एक्वायरर इन सारी चीजों को इंश्योर करता है जिससे उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना आए। इंटेलेक्चुअल जब जब हम बात करते हैं आईपी ड्यू डिलिजेंस को लेकर के तो इन्होंने बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस में हम ये इंश्योर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक वेपन के तौर पर काम करते हैं। अच्छे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपके पास तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस एज कंपेयर टू अदर्स बेहतर कर पाएगा। तो ये जानना जरूरी होता है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि टेंजिबल तो ये होते नहीं है, इंटेंजिबल इन नेचर होते हैं,
तो क्या इनकी कोई वैल्यू है? साथ ही साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनमें इंटरेस्ट देखा जाता है कि भाई आपको कितना बेनिफिट्स इनसे फ्यूचर में मिलने वाला है। ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब पोटेंशियल परचेजर होता है रिव्यू करता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द टारगेट कंपनी। भाई ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में देखा जाता है कि भाई कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से बिजनेस कर रही है, उसके जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं, वो फैसिलिटीज हैं, उनमें क्या हमको फर्दर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा या फिर वो बहुत बेहतर तरीके से अपने ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहे थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एंटिटी ऑपरेशनल एस्पेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग तो अच्छा करता है लेकिन उसकी मार्केटिंग पॉलिसी बेहतर ना होने की वजह से वो सेल उतना बेहतर नहीं कर पाता। तो ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में हमने कहीं ना कहीं जो टारगेट कंपनी है उसके ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, देखना पड़ता है, बिजनेस प्लान्स को देखना पड़ता है। कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंस की बात करेंगे, दिस एम्स एट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ऑफ द टारगेट बिजनेस is operating in. This look the current market status and forecast of the market growth in the future and the target position in the market with relation to its competitor. बोला प्रेजेंट में मार्केट क्या है, फ्यूचर में मार्केट क्या हो सकता है, जब ये मर्ज हो जाएगी तो मिल करके हम कितने मार्केट शेयर को ग्रैब कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंस में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को कस्टमर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, कॉम्पिटिटर को देखना पड़ता है कि भाई एंटिटी कहाँ स्टैंड करती है और मर्ज होने के बाद हम किस पोजीशन में रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस, आईटी ड्यू डिलिजेंस की बात करेंगे कि भाई सामने वाली एंटिटी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके आईटी से कनेक्टेड कैपेसिटी कैसी है, उनके उनके यहाँ लेवल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या कंप्लाइंस आईटी से रिलेटेड, या उनके यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी, एमआईएस वगैरह ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके साथ हम किस तरीके से अपना इंटीग्रेशन करने वाले हैं, कैसे हम वेरियस सिस्टम्स को जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस में कंफर्म करेंगे। क्या इनका इंटीग्रेशन हमारे साथ हो भी सकता है या नहीं हो सकता, या हमें ह्यूज एक्सपेंस करना पड़ेगा। एचआर ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स से कनेक्टेड एस्पेक्ट्स को देखेंगे। सामने वाली एंटिटी है उसमें भी मैन पावर काम कर रही होगी, क्या एचआर ह्यूमन रिसोर्स के साथ मैन पावर के साथ इंटीग्रेशन करने में हमें ह्यूज लिटिगेशन सामने आने वाला है, क्या हमको ज़्यादा हो सकता है कि हमको बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के जाएं तो उनको कंपनसेशन ज़्यादा देना पड़ेगा क्या। तो कंपनसेशन स्कीम्स क्या रहेंगी, एचआर प्रोसेस क्या रहेंगे, ऑनगोइंग एचआर लिटिगेशंस, सारी के सारे एस्पेक्ट्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, जिसमें से कोई डिफरेंस के तौर पे पूछ सकता है आपसे कई बार, या एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है कि एक्सप्लेन द दिस ड्यू डिलिजेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बोल दिया एक्सप्लेन द लीगल ड्यू डिलिजेंस एंड कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, लीगल ड्यू डिलिजेंस एंड ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। कंटेंट्स ऑफ द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, बोला एक ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है। Contents of due diligence report should more or less include the certain points which would draw the attention of the intending buyer। ऐसे points इसमें होते हैं जो intending buyer के attention को खींच रहे होते हैं। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट की बात करेंगे तो कमेंट ऑन द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर कमेंट होता है। डिटेल होती है की मैनेजर और टेक्निकल पर्सनल्स की, डिटेल होती है मार्केटिंग एफर्ट्स अंडरटेकिंग जो लगाए गए, डिटेल होती है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और कमिटमेंट्स दैट द इंटेंडिंग बायर वुड हैव टू मीट आफ्टर द टेक ओवर। बोला टेक ओवर के बाद आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज आने वाली हैं उनका डिटेल होता है। डेविएशन फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिस, हो सकता है उन्होंने अकाउंटिंग में कुछ डेविएशन कर रखे हो, जो पॉलिसी एंड प्रैक्टिस फॉलो होनी चाहिए उस ऐसा फॉलो नहीं कर रखा, वो डेविएशन होते हैं। मेजर एक्सपेंडिचर कॉस्ट, और डिटेल होती है मेजर और क्रिटिकल कस्टमर एंड सप्लायर्स की। कंप्लाइंस ऑफ द टैक्सेशन एंड अदर स्टैचुरी लॉज को कंप्लाई कर रखा है नहीं कर रखा, ये लीगल ड्यू डिलिजेंस से कहीं ना कहीं हमको आइडिया लग जाता है। बेनिफिट एंजॉयड बाय द इंटेंडिंग सेलर विच द इंटेंडिंग बायर में लूज ऑन टेक ओवर और वाइस वर्सा। बोला क्या बायर को बेनिफिट मिलेंगे, क्या सेलर को मिलेंगे। अगर बायर को बेनिफिट है तो सेलर कहीं ना कहीं वहां पर लॉस बियर करेगा, और सेलर को बेनिफिट है तो बायर लॉस बियर करेगा। तो बोला इसमें किसको बेनिफिट और किसको लॉस सफर करना पड़ सकता है, ऐसी कुछ कैलकुलेशंस भी होती हैं। लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट टू द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्राइस, यानी कि
जो जो फाइंडिंग्स होती हैं उन फाइंडिंग्स का प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें, नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिटिगेशन, डिटेल ऑफ द की असेट्स एंड कस्टमर टेक अवेज, ये सारी डिटेल कहीं ना कहीं ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में होती है। ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट की हम बात करते हैं। चेकलिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट लेकर के आप जाओ कि ये सारी चीजें चेक करना। बेटा चेकलिस्ट का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे आप मार्केट जाते होंगे सब्जी वगैरह या कुछ सामान लेने के लिए, घर वालों ने भेजा, तो अक्सर करके आपके साथ एक गड़बड़ होती होगी, आप ना कोई सामान भूल के आ जाते होंगे। अगर ज़्यादा सामान लेने जा रहे हैं और ओरली आपको बता दिया गया तो कोई ना कोई आइटम भूल ही जाते होंगे पक्का, या सारे सारे लेके आ जाते हो। जल्दी से बताओ। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, कुछ आइटम कभी कभी भूल जाते हैं जब ज़्यादा आइटम होते हैं। तो जब भूल जाते हैं तो पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे कि एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ और इस लिस्ट को लेके जाओ मार्केट से, और मार्केट से जब सामान परचेस करो तो इस लिस्ट को चेक कर लेना, एक भी सामान मिस नहीं होना चाहिए, सारे सामान आ जाने चाहिए। आप एक पेन भी साथ में रखते हो, जब लिस्ट बना के जाते हो तो एक पेन भी साथ में रखते हो कि भाई ये आइटम मिल गया, या पेन कहीं से भी ले लेते हो कि इस आइटम को हमने परचेस कर लिया। आप जो आइटम परचेस कर लिया उन पर टिक लगाते जाते हो, कार्ट से चले जाते हो। ऐसे करके एक भी आइटम मिस नहीं होता। तो दैट वाज द चेकलिस्ट जो आप बना के ले गए कि मार्केट से क्या क्या खरीदना है। लेकिन वो चेकलिस्ट थी मार्केट से सामान खरीदने की। ऐसे ही चेकलिस्ट आपकी ड्यू डिलिजेंस की बन सकती है। भाई हम सामने वाली एंटिटी को चेक करने जा रहे हैं, कोई भी एस्पेक्ट हमारा मिस हो सकता है, तो हमें कौन कौन से एस्पेक्ट चेक करने होंगे, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट की बात करेंगे। एक्वायरिंग कंपनी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट, assets and liability of the target company. Following due diligence checklist may help in carrying out the process. Financial aspect, data aspect, creditor aspect, material control aspect, human aspect और regulatory aspect. हर एक aspect के लिए एक checklist अलग होती है कि भाई फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में आपने क्या क्या चेक करना है, डेटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आपने क्या क्या चेक करना है। तो ये चेकलिस्ट दे रखी है। जैसे हम बात करेंगे बच्चों फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, तो बोला जब किसी एंटिटी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात की जाएगी तो रीड द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड क्वालिफाइंग मार्क्स। रीड द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड क्वालिफाइंग मार्क्स, ये आपने कहीं ना कहीं देखना है। इफ एनी एंड द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, वेदर द कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग और डिविडेंड पेइंग कंपनी से चेक करना है। कैलकुलेट फाइनेंशियल रेशोज एंड कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर फिगर्स, कंपेयर करना होता है इंडस्ट्री के ट्रेंड को। वेदर द बैलेंस शीट हैव एनी फिक्टिशियस असेट्स, वेदर द बैलेंस शीट हैव एनी फिक्टिशियस असेट्स, ये चेक करना पड़ता है। वेदर एनी असेट्स हैव बीन रीवैल्यूड इन करेंट ईयर और इन पास्ट ईयर, कैलकुलेट करना पड़ता है नेट प्रॉफिट एंड इट्स कंपोनेंट, एंड कंपेयर करना पड़ता है प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ। कंपेयर करना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द करेंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। Whether the borrowing from bank or financial institution is classified as standard assets in the books of bank. बोला कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने बैंक से पैसा उधार ले रखा हो और बैंक का लोन ही पे न करते हो टाइम पर, बैंक ने उसे कहीं ना कहीं सब स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड में क्लासीफाई कर रखा है, किस कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है वो अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा। वेदर क्लियर, क्योंकि जब हम बैंक का पेमेंट नहीं करते तो बैंक क्या करते हैं, हमारा जो लोन होता है उसे एनपीए में क्लासिफाई कर देता है। आगे हम बात करते हैं वेदर क्लियर डेमोक्रेशन इज मेड बिटवीन द कैपिटल रेवेन्यू और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बोला कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर आइटम के बीच में क्लियर डिफरेंशिएशन मेंटेन है या नहीं है। वेदर एनी पेनल्टी फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, सीसीआई, फेमा लेवाइड इन द करंट और पास्ट ईयर, क्या इस एंटिटी के ऊपर डिफरेंट पेनल्टीज लगते रहते हैं, और क्या इस कंपनी के अगेंस्ट लिटिगेशन भी है जो पेंडिंग चल रहे हैं, कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी तो नहीं है। ये सारे एस्पेक्ट हमें कहाँ चेक करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल में। तो जब फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर रहे होते हैं तो इस टाइप की चेकलिस्ट बना के लेके जाते हैं और इस टाइप के आइटम को हम चेक कर रहे होते हैं। इन्हीं को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में किन किन मुद्दों को हमने कंसीडर करना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे डेटा रिलेटेड एस्पेक्ट। स्टडी द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, स्टडी द टाइप्स ऑफ कस्टमर बेस,
whether sales are made in concentration, very few buyers are available in the market, what is the debt realization cycle, what are the terms and conditions for sale on credit, how the sale campaign is made in order to lead the other in the market। तो ये सारे एस्पेक्ट हमें डेटर में देखना पड़ेगा। Who are supplier, what are the terms and conditions for purchase on credit, whether the supplier is unique or discattered or no single supplier can mismatch the supply। तो इन्होंने बोला ये सारे एस्पेक्ट्स को हम सप्लायर के केस में चेक करेंगे। मटेरियल कंट्रोल एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि मेक अ रिव्यू ऑन ऑल मटेरियल कंट्रोल एंड कमिटमेंट्स ऑफ द टारगेट कंपनी, वो मटेरियल को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। स्टडी करोगे वेरियस इशू पर्टेनिंग द गारंटी, लोन्स, क्रेडिट एग्रीमेंट। स्टडी करना पड़ेगा कस्टमर सप्लाई कंट्रोल, इक्विपमेंट, इंडेमनिफिकेशन एग्रीमेंट्स, साथ ही साथ में फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, एडवर्टाइजमेंट एग्रीमेंट, नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट देखना पड़ेगा, भाई एम्प्लॉइज में किसकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइप्स ऑफ वर्कफोर्स एंड एक्सपर्टाइज, किस किस का किस फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन है, कोई लेबर डिस्प्यूट्स वगैरह तो नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एंड कंसल्टिंग एग्रीमेंट या लोन एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अदर्स, ट्रांजेक्शंस विद द ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स और की एम्प्लॉइज, शेड्यूल ऑफ कंपनसेशन पेड टू द ऑफिसर डायरेक्टर एंड केएमपी एटसेट्रा। ये सारे की एम्प्लॉइज एटसेट्रा, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को हमें देखना पड़ेगा। जहाँ पर सैलरी, बोनस, नॉन कैश कंपनसेशन जो हमने प्रोवाइड करने होते हैं या किए जा रहे हैं, उन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करोगे ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, जो एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में देखोगे स्टडी द रेवेन्यू रिटर्न फाइल्ड बाय द कंपनी एंड असेसमेंट ऑर्डर। जब रेगुलेटरी एस्पेक्ट की बात करेंगे तो रेवेन्यू रिटर्न्स को देखोगे ऑफ द कंपनी एंड इट्स असेसमेंट ऑर्डर, और उनके लिए क्या क्या असेसमेंट टाइम टाइम पर उसके हुए। वेदर आर एनी पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड सच पेनल्टी इज स्टिल ड्यू। वेदर द कंपनी इज अवॉइडिंग विद द कंपनी लॉ कंप्लायंसेस, ये सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा कि आरओसी के साथ फाइलिंग वगैरह प्रॉपर है। इज देयर एनी स्पेसिफिक लॉ एप्लीकेबल एंड कंप्लायंस ऑफ सच लॉ इज आर रेगुलर, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में। बोला ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टाइम टाइम पर वैल्यूएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जिनकी वजह से वैल्यूएशन बढ़ जाता है या वैल्यूएशन कई बार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां पर भी इसे पढ़ते हैं, यहाँ पर भी इसे डाल रखा है, तो एग्जामिनेशन में जनरली आ जाता है, इसलिए इसको हम वैल्यूएशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में भी कवर करते हैं, लेकिन स्टिल इस चैप्टर में भी इसे कवर कर लेते हैं। बोला कि जब वैल्यूएशन की बात करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। ये फैक्टर हो सकते हैं कि पास्ट का डिविडेंड भी कई बार इंपैक्ट डालता है, पास्ट की अर्निंग से भी कंपनी के वैल्यूएशन पर इंपैक्ट पड़ता है। भाई अर्निंग ज़्यादा होगी तो वैल्यूएशन बढ़ेगा, अर्निंग कम होगी तो कम होगा। डिविडेंड से भी वैल्यूएशन पर इंपैक्ट पड़ता है, इस बात को आपने एग्जीक्यूटिव लेवल में डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में देखा होगा। प्राइस ऑफ द शेयर ट्रेडिंग, जो प्राइस ऑफ द जो शेयर जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो ट्रेडिंग हो रही होती है जिसमें, उन सारे के सारे, और मर्जर और अमलगमेशन की जो डील के न्यूज़ होते हैं उससे भी कहीं ना कहीं कई बार वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। बोनस जो टाइम टाइम पर कंपनी ने दिए हैं, आईपीओ और एफपीओ कंपनी के कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट डालते हैं कि भाई आईपीओ सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, फर्दर पब्लिक ऑफर उसके सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। पास्ट हिस्ट्री जो होती है शेयर्स के प्राइस की, वोटिंग स्ट्रेंथ, साथ ही साथ में नेट वर्थ ऑफ कंपनी, नेट असेट्स ऑफ द कंपनी, और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इन द कंपनी, कंपनी ज़्यादा लिक्विड है तो अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर लेस लिक्विडिटी है तो कहीं ना कहीं कंपनी पर उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी, प्रेजेंट पेइंग कैपेसिटी कैसी है, उससे कंपनी की जो वैल्यू है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अंडरलाइंग नेट टेंजिबल एसेट्स, कंडीशन ऑफ बिजनेस रनिंग है या बंद हो चुका है, फ्यूचर अर्निंग उसकी प्रोजेक्शंस कैसे हैं, अच्छे हैं या खराब हैं। बुक ऑर्डर स्टेटस, सॉरी ऑर्डर बुक स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, कस्टमर की फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है, फ्यूचर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैश फ्लोज कैसे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कैसी है, या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इन सारी चीज़ों से वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, इनसे वैल्यूएशन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है।
फैक्ट टू बी स्टेटेड इन द वैल्यूएशन रिपोर्ट। एक वैल्यूएशन रिपोर्ट जब बनती है तो उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में, जैसे हमने बोला ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में क्या क्या फैक्ट दिए जाते हैं, वैसे ही वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या क्या फैक्ट प्रेजेंट किए जाते हैं। बोला बैकग्राउंड बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन का पर्पस, किस पर्पस से वैल्यूएशन कर रहे हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है वैल्यूअर को, साथ ही साथ में आइडेंटिटी ऑफ वैल्यूअर एंड एनी अदर एक्सपर्ट इन्वॉल्व इन द वैल्यूएशन। डिस्क्लोजर देना पड़ता है, वैल्यूअर का कोई इंटरेस्ट या कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या वैल्यूएशन डेट या डेट ऑफ रिपोर्ट बताना पड़ता है। इंस्पेक्शन क्या किया, इन्वेस्टिगेशन जो जो किए वो सारे बताने पड़ते हैं। नेचर एंड सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिन पर आपने विश्वास किया, रिलाय किया, वो बताने होते हैं आपको। प्रोसीजर जो अडॉप्ट करे वैल्यूएशन में वो बताने पड़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ रिपोर्ट, साथ ही साथ मेजर फैक्टर जो वैल्यूएशन के दौरान आपके सामने आए उनको बताना पड़ेगा, कंक्लूजन क्या है आपका, और लिमिटेशन और डिस्क्लेमर्स को भी आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट में कन्वे करना पड़ता है। बोला जब मर्जर और अमलगामेशन की बात करते हैं, जब मर्जर और अमलगामेशन की बात करते हैं तो इन्होंने बोला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मर्जर और अमलगामेशन के होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनीज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट रूल 2016, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेबी एलओडीआर, कॉम्पिटिशन एक्ट, अप्रूवल फ्रॉम इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेटर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। बोला इन सारे के सारे जो रेगुलेशन से, नॉर्म से, प्रोविजन से हमारे मर्जर और अमलगामेशन के ट्रांजेक्शन जो है कहीं ना कहीं डील होते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम आज बात कर रहे थे बच्चों इस चैप्टर में। इसका सेकंड पार्ट जहां पर हम रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को डील करेंगे कि भाई मर्जर और अमलगामेशन के प्रोसेस में कैसे कैसे रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स जो कंपनी लॉ के वेरियस सेक्शंस या अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया है प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजेक्शन।